जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की ये यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 वाली, उसके लिए साथियों ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो की अगर बात करें, मैंने बहुत सारे साथियों सवालों को इकट्ठा किया है और जो आपके प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में साथियों, उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। इसमें देखिए, आपकी जो परीक्षा होगी यूपी होमगार्ड की, उसमें इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था और उसके अलावा साइंस और स्टैटिक जीके, इन सारे विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सारे विषयों से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आज की वीडियो साथियों आपके लिए बहुत खास होने वाली है, और अगर आप चाहते हैं वाकई में इस बार आप खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं यूपी होमगार्ड की, तो इस वीडियो के हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, आज इन सारे सवालों का जवाब इसी क्लास में आपको तैयार करवा दूंगा, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत के लेखा नियंत्रक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच कौन करते हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, भारत के लेखा नियंत्रक के जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन होते हैं, इस रिपोर्ट की जांच जो करते हैं वो साथियों लोक लेखा समिति करती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके समक्ष पेश करते हैं, तो ये राज्यपाल के समक्ष साथियों पेश करते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग संविधान के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एक करके सारे विषयों को हम लोग देखेंगे। कह रहे कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 76 के तहत ही साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं साथियों अनुच्छेद 76 यानी कि आर्टिकल 76 के तहत। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 165 आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 165 के तहत ही महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए, उसको नियुक्त होने के लिए जो अर्हताएं होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं, इस बात का जिक्र जो किया गया है वो अनुच्छेद 157 में किया गया, इसलिए अनुच्छेद 157 आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, तो राज्य आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 158 की अगर हम बात करें तो यह राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें चाहिए होती हैं, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 158 में कहा गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि राज्यपाल अपनी नियुक्ति से पहले जो शपथ लेते हैं, इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, मैं कहूंगा अनुच्छेद 159 में किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस बार आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कह रहे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि कौन करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति, मैं कहूंगा राज्यपाल साहब ही महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो इसके द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। कह रहे कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 160 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सकता है, इस बात का जिक्र साथियों अनुच्छेद 160 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 108 में किया गया। देखिए, यह सवाल लीजिएगा साथियों, आपकी परीक्षा में 3 से 5 क्वेश्चंस तक अनुच्छेद से संबंधित पूछे जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो अनुच्छेद में बार बार आपसे पूछे जाते हैं अनुच्छेद से रिलेटिव, वो इस वीडियो में मैं करवा रहा हूं, इसलिए साथियों इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है, तो आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं साथियों यहां पर अनुच्छेद 75 की, किसकी, अनुच्छेद 75 की अगर बात करें तो यह मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यताओं का वर्णन करता है। आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य का सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है, तो यह अनुच्छेद 50 है। क्या अनुच्छेद
अनुच्छेद 50 है, यानी कि सवाल अगर पूछा जाए तो जवाब मैंने आपको साथियों बतला दिया, अनुच्छेद 50 आपका जवाब होगा। राज्यसभा का गठन जो किया गया, अगर बात करें साथियों ये कब किया गया आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो 3 अप्रैल 1952 को, क्या 3 अप्रैल 1952 को ही साथियों राज्यसभा का गठन किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि केंद्र सरकार के लेखांकन कार्य से सीएजी को कब अलग किया गया? क्या केंद्र सरकार के लेखांकन कार्य से सीएजी को कब अलग किया गया? तो 1976 में अलग किया गया। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए संसद में कौन से 2 सदन होते हैं? तो मैं कह सकता हूं संसद में कौन से 2 सदन होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, इसलिए सही जवाब अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये कई बार सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करें तो इस समिति के द्वारा ही साथियों त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया गया था। उसके बाद देखिए संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मैं कहूंगा भाग 5 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 5 में साथियों संसद का वर्णन किया गया। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो देता है वो अनुच्छेद 213 है, 213 देता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं, ये बात आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है? राज्यों के राज्यपाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? मैं कहूंगा राज्यों के राज्यपाल की अगर बात करें तो अनुच्छेद 153 आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु साथियों कितनी चाहिए होती है? तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? मैं कहूंगा 30 वर्ष चाहिए होती है। अगर विधान परिषद की सदस्यता कोई लेना चाहते हैं तो 30 वर्ष कम से कम उसकी उम्र होना चाहिए। कह रहे कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो मैं कह सकता हूं प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है ना रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाते हैं तो आपका जवाब जो जाएगा प्रति 2 वर्ष के साथ जाएगा। राइट आंसर आपका भी होगा। क्योंकि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पदत्याग करना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा किसको प्रस्तुत करेंगे? तो वो किसको देंगे साथियों? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। लेकिन अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको देंगे? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो मैं कहूंगा 10वीं अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 39A की बात चल रही है। ये मुफ्त कानूनी सहायता देता और समान न्याय प्रदान करने की बात कहता है, अनुच्छेद 39 का ए। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों 25 सवाल हम लोगों ने देख लिए हैं संविधान के। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो क्या मैं कह सकता हूं साथियों कौन सी नदी डेल्टा? देखिए 2 नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि ये एस्चुअरी बनाती हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर? मैं आपको कई बार बतला चुका हूं, करवा चुका हूं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका स्रोत साथियों बाहर से बाहर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सूरत की अगर बात करें ये साथियों ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर? सूरत शहर की अगर बात करें तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये तो साथियों मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मैं कहूंगा मुंबई बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप में जो गद्दीदार चोटी है ये कहां पर स्थित है? यानी कि सैडल पीक कहां पर स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहां पर? सैडल पीक की अगर बात करें या गद्दीदार चोटी की बात करें ये उत्तरी अंडमान में स्थित है।
है। अगला देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग साथियों क्या है, क्या कितना गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बना है? मैं कहूंगा 4 गुना बड़ा है, ठीक है ना, 4 गुना बड़ा है ना, यानी कि भारत का 1/4 हिस्सा साथियों पाकिस्तान के पास है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मुझे बताइए? तो मैं कह सकता हूं कॉमेट, नंदा देवी, K2 गॉडविन अस्टिन जो है ना, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। सबरीवाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पता साथियों कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? मैं कहूंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है साथियों बताइए? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच ही कुल्लू घाटी स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो कौन सा साथियों स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली स्थित है, लेकिन चंडीगढ़ स्थित नहीं है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो किसके बीच है साथियों? इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान। बिल्कुल साथियों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, मिजोरम में स्थित है। मिजोरम आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपकी परीक्षा में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, यूरोपा ये बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। आंसर आपका सी होगा। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो मैं कहूंगा गुजरात राज्य की अगर बात करें तो यह साथियों बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर पता किसे कहा जाता है साथियों? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है पर्वतों का सागर। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? आपको मालूम होना चाहिए 109 गुना है। क्या सूर्य का जो व्यास है ये पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह राज्य में स्थित है कौन से? तो मैं कह सकता हूं साथियों, गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है वो गिर अभ्यारण्य है, काजीरंगा है, ठीक है ना, या रणथंभौर है, या कार्बेट है। मैं कहूंगा काजीरंगा है बिल्कुल। और ये कहां पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। तो असम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला। निम्नलिखित में से 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को साथियों। क्या फिनलैंड की अगर बात करें, फिनलैंड को ही 1000 झीलों का देश कहा जाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मैं कहूंगा शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है पूरे सौर मंडल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। तो यहां पर विटामिन बी तो नहीं है लेकिन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। अगला देखिए, कह रहे कि किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? प्रकाश की गति के बराबर मैं कहूंगा साथियों, देखिए एक्स किरणों की भी गति होती है और उसके अलावा साथियों गामा किरणों की भी होती है और पराबैंगनी किरणों की भी होती है। यानी कि इन सभी का जवाब जो होगा इस सवाल का ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, लगभग अगर बात करें 55% होता है। आंसर आपका सी होगा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो ये साथियों मलेरिया, एड्स, गलसुआ, यक्ष्मा, तपेदिक, यानी कि यक्ष्मा तपेदिक साथियों ये जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। उसके बाद देखिए, काला ज्वर का संचरण होता है, काला जार ज्वर का संचरण होता है। तो मैं कहूंगा साथियों के सिकता मक्खी के काटने से होता है। बिल्कुल साथियों, सिकता मक्खी के काटने से ही होता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो जो खाने का सोडे की अगर बात करें तो ये एक अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है किस चीज की होती है? विटामिन की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की या वसा की? प्रोटीन की सबसे अधिक जरूरत होती है साथियों मनुष्य को। उसके बाद देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण तो
साथियों डायबिटीज हो जाती है। राइट आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर बात करते हैं 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर साथियों H2O का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर आपका भी होगा। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो कौन स्तनधारी नहीं है साथियों, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए, देखिए डॉल्फिन की अगर बात करें तो ये स्तनधारी है, बाघ भी है, मानव भी, लेकिन मगरमच्छ नहीं है। अब मगरमच्छ की अगर बात करें स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आता है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। ये तो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार के साथ क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या उतना ही रहता है? तो जंग लगने पर साथियों लोहा बढ़ जाता है। आंसर आपका ए है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आपको मालूम होना चाहिए साथियों, सामान्य नमक घुला रहता है आंसुओं में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो अगर बात करते हैं एसिटिलोन गैस की, एसिटिलीन गैस की अगर बात करें तो ये गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करती है। अगला देखिए, इंसुलिन की खोज सातु किसके द्वारा की गई थी? फटाफट आप लोग मुझे बताइए। सातु देखिए, मैंने आपके लिए कई सारी क्लासेस तैयार की थी, ठीक है ना, और ये भी एक क्लास तैयार कर रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर आपका एग्जाम, जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 अप्रैल से सातु आपकी परीक्षाएं हैं, यानी कि 25 अप्रैल और 2-3 दिन और आपकी परीक्षा चलेगी। तो कुल मिला के अगर बात करें, अगर आप वाकई में इस पेपर को अंतिम रूप से पास करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो 2 नंबर से रह जाएंगे, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से रह जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है, मेरी बात अगर आप मानते हैं तो आप ऐसे तैयारी ना करिए कि भाई अगर मान लीजिए 100 में से 60 वाला पास है तो आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि 60 नंबर आ जाए। आप इसको छोड़ दीजिए, आप पूरा पेपर करने की कोशिश कीजिए। अगर पूरा नहीं कर सकते तो 90% पेपर को करने की कोशिश कीजिए। आप उस हिसाब से चलिए, क्योंकि आप जब इतनी तैयारी, इतना टारगेट लेकर चलेंगे तब आपके कहीं ना कहीं साथियों 84%, 85% आ पाएंगे। मतलब परसेंट का मतलब है 100 में से 84 सवाल, 85 सवाल आपके ठीक हो पाएंगे। तो आप 90% की साथियों तैयारी लेकर चलिए, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट होता है, जितना बड़ा उद्देश्य होता है, उतनी बड़े लेवल पर मेहनत की जाती है ना। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे, उतने घंटे पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई सोचता है मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो वो उस हिसाब से पढ़ता है, उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी आ जाती है। सब सोच का कमाल होता है। ग्रुप डी अगर सोच लिया तो कम पढ़ोगे, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन आईएएस का सोच लोगे तो कम से कम अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे, पूरी लगन के साथ पढ़ोगे। तो इसलिए आप इसको ये मत करिए कि 60-65% में सिलेक्शन हो जाएगा। आप 90% की तैयारी कीजिए। बस इतनी विनती मैं आपसे करता हूं। इतना अगर आप करते हैं और हमारी डेली वाली साथियों क्लास जो आप लेते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको जीके के करवाए जाते हैं प्लस करंट अफेयर करवाए जाते हैं, इसको अगर आप लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप इस एग्जाम को बड़े ही आराम से क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं 62वें नंबर सवाल की। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको मालूम होना चाहिए, यह फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा ही साथियों इंसुलिन की खोज की गई थी। अगला देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। साथियों मैं कहूंगा आपसे, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया करिए। डेली आपसे कहना साथियों अच्छा नहीं लगता है। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो अगर वाकई में यूपी होमगार्ड भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को टच में रहिए। भले जब जॉब आपकी लग जाए, जब इसको अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी के लिए साथियों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित, देखिए सूखी लकड़ी जब जलती है तो ये वायु को प्रदूषित करती है। प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वायु प्रदूषित नहीं होती है। अंगारों का प्रयोग तब भी वायु प्रदूषित होती है और घटनाशकों का प्रयोग होता है। मैं कहूंगा प्रकाश संश्लेषण से साथियों कोई नुकसान नहीं होता है। आपको यहां पर साथियों ध्यान रखना है। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो मैं कहूंगा ब्लड ग्रुप ओ की अगर बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को ही साथियों यूनिवर्सल डोनर अर्थात सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे अल्टीमीटर से क्या नापते हैं साथियों? वायुमंडलीय दबाव मापते हैं या भूतल की ऊंचाई मापते हैं? तो मैं कहूंगा भूतल से ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर के द्वारा। आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन है साथियों? मैं कहूंगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये आपका जवाब होगा। और बी और सी कहां पर लिखा हुआ है? बी और सी आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से
किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो किसकी अधिकतम होती है साथियों? एक्स किरणों की, गामा किरणों की, परावैंगनी किरणों की, अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों की होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन है। बिल्कुल सही साथियों, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन ही अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। आंसर आपका ए होगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है साथियों? तो धारा का साथियों पता लगाया जाता है ना। गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो इसके द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि लार ग्रंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? टाइलिन नामक एंजाइम उत्पादित होता है लार ग्रंथियों द्वारा। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका भी होगा। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऊष्मा उपचार के द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही साथियों, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु आपसे पूछी जा रही, जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। तो स्टील की अगर बात करें तो ये एक मिश्र धातु है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक एसिटिलीन तो नहीं है, ईथन भी नहीं है, एथिलीन भी नहीं है, मीथेन है। तो मीथेन है साथियों। मीथेन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। किसके बीच? भारत और रूस के बीच होता है इंदिरा सैन्य अभ्यास। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आपको मालूम होना चाहिए 382 है ना। ये जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो कौन सी थी साथियों? 12वीं थी। ये बात आप लोग भी जानते हैं और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला देखिए, पनामा नहर इनमें से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो पनामा नहर की अगर बात करें तो ये अटलांटिक महासागर, आपको ध्यान रखना है। पनामा नहर जो है ना, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उसके बाद देखिए, बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? तो बोडो जनजाति तो साथियों असम में होती है। कहां होती है? असम में होती है बोडो जनजाति। कोयना पनबिजली संयंत्र साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश साथियों आइवरी कोस्ट है। क्या है साथियों? आइवरी कोस्ट है कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश। आंसर आपका सी होगा। यूनेस्को का मुख्यालय साथियों किस देश में स्थित है? तो यूनेस्को की अगर बात करें, ये तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में साथियों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है साथियों। निक्सन गोल्ड कप कौन से खेल में दिया जाता है? मैं कहूंगा फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं? मुझे बताइए। तो लगभग मिनट की अगर बात करें तो 8 मिनट लगते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बताइए। तो अमीर खुसरो ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, फिरोज तुगलक ने कहा था, शेख सलीम चिश्ती ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद देखिए, कह रही कि बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये अगर बात करते हैं साथियों कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है बेफिन द्वीप। आंसर आपका सी होगा। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये साथियों सन 2000 में शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना। अगला देखिए, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, याद रखना है, विक्रम था साथियों। निम्नलिखित में से कौन से शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित साथियों कानपुर है, पटना है, हरिद्वार है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। रवि फसल का मौसम कब होता है? रवि की फसल की अगर बात करें तो इसका मौसम अप्रैल से मई, जून से अगस्त, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से मार्च। मैं कहूंगा अक्टूबर से मार्च होता है। सही जवाब आपका डी होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कहूंगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो पीटर बेंसन इनका नाम है और पीटर बेंसन के द्वारा ही एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग की अगर बात करें तो ये उत्तर कोरिया की राजधानी। कहां की साथ? तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? यानी कि इसमें से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? बोनालू, छप्पड़ मेला, नहीं, बाली तृतीय की अगर बात करें तो ये त्योहार साथियों बाली तृतीय नामक त्योहार ये ओडिशा में ही मनाया जाता है। अगला देखिए,
यानी कि बेहदीन खलम, क्या साथियों, बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये कहाँ पर किया जाता है? मैं कहूँगा ये मेघालय में किया जाता है साथियों। बेहदीन खलम नामक नृत्य जो है मेघालय में ही किया जाता है। भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो अगर बात करते हैं साथियों कहाँ से संबंधित है, ये कहाँ होता है? ये कर्नाटक में होता है भावगीत लोक संगीत। उसके बाद देखिए कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। आंसर आपका सी होगा। दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? तो दूध सागर जलप्रपात की अगर बात करें तो ये साथियों मांडवी नदी द्वारा निर्मित हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की अगर बात करें तो ये साथियों आपकी कब हुई थी मुझे बताइए? 1932 में हुई थी साथियों। जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। आपको याद रखना है। अगला सवाल आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल, 100 नंबर वाला सवाल। मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे? रॉयल गोरखा राइफल्स में, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, सिख रेजिमेंट में, या इनमें से कोई नहीं? तो इस बात का जवाब साथियों आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या इस सवाल का जवाब आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए देखिए साथियों ये आपके 100 सवाल पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। डेली मैं आपको 100 क्वेश्चंस की एक क्लास देता हूं, तो ये क्लास आपको साथियों डेली करना है। हर हालत में, आप कुछ भी हो, कहीं हो, आउट ऑफ सिटी हो, आपकी थोड़ी बहुत तबीयत में है ना, तबीयत थोड़ी सी अगर आपकी दिक्कत कर रही तब भी आपको एक क्लास लेना है। यानी कि कुछ हो जाए ये क्लास आपको साथियों लेना है, ठीक है ना। ये 100 क्वेश्चन सबसे टॉप लेवल के पूरी जीके के होते हैं। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको फ्री पीडीएफ दी जाती रहती हैं और क्वेश्चंस की पोलिंग करी जाती है साथ उसमें, यानी कि राइट आंसर आपको बताना होता है, टिक करना होता है खाली। उसके अलावा साथियों पोस्ट भी डाली जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप को भी साथियों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको ये होमगार्ड की क्लासेस मिल जाएंगी, जो अपडेट्स वगैरह होती रहती है वो साथियों मिल जाएंगी। तो इन दोनों ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा यूपी होमगार्ड की ऑल क्लासेस का लिंक मैंने साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। जितनी भी अभी तक क्लास हुई है सारी एक एक करके साथियों देख लीजिएगा। मेरा मानना है इन सारी क्लासेस से आपकी बुनियाद हो जाएगी कंप्लीट, और अगर आप बीच में जुड़े हो तो आपकी बिल्कुल शुरू से शून्य से तैयारी मैंने शुरू करवाई थी, तो वो चीज़ भी आपकी साथियों कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लेना, जो हमारी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं, बहुत अधिक नहीं होगी, 7-8 के आसपास होंगी, लगभग 7-8-10 होंगी, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जय हिंद का कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी, कोई कमी होगी तो बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, ये जो ग्रुप्स आपके पास हैं स्टडी वाले, उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।